हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करने से पहले हम चाहे वो C++ सीखें, जावा सीखें, पाइथन सीखें, सी शार्प सीखें या दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, अगर हम एब्सोल्यूट बिगिनर के रूप में सीरीज़ को शुरू करना चाहते हैं तो हमारे साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये मुझे लगता है कि शायद आपको समझना ज़रूरी है। हम आज सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मतलब मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि कंप्यूटर अगर मान लिया हम बहुत ज़्यादा यूज़ टू नहीं है या हमारा प्रोग्रामिंग को लेकर अभी तक कोई एक बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस सीरीज़ को शुरू करने के पहले आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन जाएं, जिससे कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रॉपरली समझ पाओ। इसलिए हम लोग इन टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस में कंप्यूटर के बारे में बात नहीं होती जब किसी लैंग्वेज की बात शुरू होती है, पर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम किसी भी लैंग्वेज को शुरू करें और अगर हम एब्सोल्यूट बिगिनर को लेके कोई सीरीज स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर फिर ये बातें बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमें लगता है कि हम प्रोग्रामिंग पहली बार सीख रहे हैं आज, तो फिर कुछ शॉर्ट लेवल पर बहुत डिटेल्ड में बात नहीं करूँगा, लेकिन इतनी बात मैं करना चाहता हूँ आपके साथ जितना किसी लैंग्वेज को सीखने में ज़रूरी है। वो पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा सारे पॉइंट, और ये उम्मीद करूँगा कि आप इन पॉइंट्स को समझने के बाद अपनी लैंग्वेज की जर्नी को स्मूथ वे में आगे बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने अगर ये भी नहीं समझा कंप्यूटर क्या है, सपोज़ फर्स्ट टाइम अगर हम कंप्यूटर को समझ रहे हैं, देखते हैं, तो भी मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो डेफिनेशन वाइज बोलते हैं ना हम लोग कि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे ये कंप्यूटर को हम लोग बाकी जो डिवाइस होती हैं उनसे कंप्यूटर को अलग क्यों मानते हैं हम, वो सब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, लेकिन कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का पावर है, जिस कारण से हम आज लैंग्वेज शुरू करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कंप्यूटर का पावर क्या हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी को तो कंप्यूटर का यूज़ ये पता होता है कि शायद गेम खेलना है, मूवी देखना है, सॉन्ग प्ले करना है मुझे। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत बड़ा रोल कंप्यूटर का है, क्योंकि जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप गेम प्ले कर पा रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं या मूवी अगर देख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर में एक डेटा प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर बनने के बाद ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो हमें बहुत बेसिक लेवल पर ये बात क्लियर हो जाना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो आपसे कुछ इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली इट विल जनरेट योर डिज़ायर्ड आउटपुट। मतलब कंप्यूटर हम सबकी नज़र में अब क्या हो गया कि वो आपसे कुछ इनपुट लेगा, इनपुट को प्रोसेस करेगा और प्रोसेसिंग के बाद वो एक रिज़ल्ट जनरेट करेगा। ये बहुत सिंपल बात है, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज को यही काम करना है। मतलब जो कंप्यूटर का फंडामेंटल है ना दोस्तों, यही दुनिया में सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का फंडामेंटल है। कोई भी लैंग्वेज क्या करती है, अगर मैंने किसी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम बनाया कि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, 2 नंबर यूज़र से लेना है, तो हमारा कंप्यूटर भी ले लेगा इनपुट। मतलब क्या, हमने ले लिया A20 और B30, दिस इज़ अवर इनपुट। जो डेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ऐड करो, तो आप 2 नंबर्स को अपनी मेमोरी में स्टोर करोगे, देन यू विल परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। वैसे ही कंप्यूटर जब इनपुट देता है तो इसके पास क्या होता है, डेटा। डेटा मतलब सिंपली फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ भी हो सकता है। डेटा को हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा टर्म को जब भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे अपन, तो हम बोल सकते हैं सिंपली फैक्ट्स और फिगर्स, एनीथिंग वी कैन कंसिडर एज डेटा, चाहे वो नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, नाम हो, कोई इमेज हो, सब कुछ मैं डेटा के रूप में रख सकता हूँ। जब मैं डेटा दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को देता हूँ
तो हमने देखा है कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम क्या बताता है हमको कि इसमें कंट्रोल यूनिट्स होती हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, सीपीयू वाला पार्ट है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगी, मेमोरी यूनिट होगी, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी अलग है और एक एक्सटर्नल मेमोरी अलग है परमानेंट स्टोरेज के लिए। तो ये तीनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और फाइनली ये फिर कोई आउटपुट जनरेट करते हैं। और ये मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि आपसे ये सब क्या है। ये आपको पता है कि बेसिक अगर ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का देखते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जो आपके ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पूरा मैथमेटिक्स करेगी, लॉजिक डेवलपमेंट वाली पार्ट को एग्जीक्यूट करेगी। और मेमोरी यूनिट है जो भी डेटा हमारा स्टोर है वो इंटरनली जो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी, वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन। ये सब कुछ प्रोसेस होने के बाद मतलब यहाँ पर जो काम हमारा हो रहा है दैट इज प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनली वी जनरेट सम आउटपुट, और आउटपुट को ही दुनिया में हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। मतलब जब हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो प्रोग्राम बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, एवरी टाइम वी गिव सम इनपुट, आफ्टर प्रोसेसिंग वी विल जनरेट सम इंफॉर्मेशन, आउटपुट। ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसी को हम लोग नॉर्मल में बोल देते हैं प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या है, जो मैंने इनपुट डेटा दिया है उस डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करे। अब ये प्रोसेसिंग वो किसी लैंग्वेज के थ्रू भी करा सकता है। जो आज हम लैंग्वेज की बात करना शुरू करने जब जा रहे हैं तो हमें क्लैरिटी हो कि अगर कोई लैंग्वेज चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, अगर वो दो नंबर्स को ऐड करना चाहती है, लैंग्वेज करती है, तो वो अपनी इंस्ट्रक्शन देगी कंप्यूटर के पास, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी जिसमें A+B कोई एक्टिविटी होगी और रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। और वो ऑपरेशन जब मशीन परफॉर्म करेगी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन के बाद, तो काम तो कंप्यूटर ही करेगा, लैंग्वेज के पास थोड़े हार्डवेयर का कंट्रोल है। हार्डवेयर का कंट्रोल तो कंप्यूटर के पास है पूरा, एक्चुअल फिजिकल डिवाइस है ये। लैंग्वेज अपनी इंस्ट्रक्शन देगी, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। और हम लोग भी क्या चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेस को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाए, बेस्ट वे में उसकी मेमोरी यूज़ कर पाए, उसका CPU का जो भी कंपोनेंट्स है उन सब कंपोनेंट्स को हम ज़्यादा बेटर, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ, ये हमारी कोशिश है। और जब आउटपुट आएगा तो हम क्लेम कर देंगे कि दिस एडिशन ऑफ दिस टू नंबर इज 20 + 30 50। एक आउटपुट दे दिया हमने यहाँ पर। यही अगर आप बोल दोगे कि मुझे ऐड नहीं करना है, वी नीड मल्टीप्लिकेशन, अगर आप मल्टीप्लिकेशन चाहोगे तो यू विल गेट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू नंबर इज 20 × 30, सो दिस इज व्हाट 600। कहने का मतलब है कि जब हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे तो हो सकता है कि इनपुट आपका सेम हो और मैं प्रोसेसिंग ऑपरेशन चेंज कर दूं। हर जब ऑपरेशन में चेंज करूंगा यू विल गेट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। ये एक बेसिक मॉडल है, चाहे हम दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में काम करें, हमारा मोटिव अल्टीमेटली होता है कि जो हमारे पास मशीन है, जो कंप्यूटर, चाहे आप PC पे अपने प्रोग्राम को चलाओगे, लैपटॉप पे चलाओगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होगी। CPU का अपना एंगेजमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा आपके प्रोग्राम के साथ। और आप ये समझ पाओगे कि जब मैं किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम चलाता हूँ तो लैंग्वेज की जवाबदारी होती है कि वो कंप्यूटर के रिसोर्सेस को, उसके हार्डवेयर को बेटर वे में यूटिलाइज कर पाए और प्रॉपरली अच्छे परफॉर्मेंस के साथ वो अपना रिजल्ट जनरेट कर पाए, कम से कम टाइम में, कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी में। ये हम सबके एफर्ट्स होते हैं, ये कोशिश होती है। और यही मैंने अभी आपसे बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया है कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे, वो कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव इतना सा है कि इनपुट लो, कंप्यूटर को दो, कंप्यूटर विल परफॉर्म डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस,
बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। आप ए प्लस भी चाहोगे, इट विल जनरेट एडिशन इज दिस। आप मल्टीप्लिकेशन चाहोगे, आपका सिस्टम उसको मल्टीप्लाई के हिसाब से प्रोसेस कर देगा। और फाइनली जो भी रिजल्ट आता है उससे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये जो आईटी फील्ड की हम जो बात करते हैं, जिसको ड्रीम मानकर हम ये हमारी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीखने की, कोडिंग सीखने की, इस जर्नी की आत्मा जो है वो इन्फॉर्मेशन ही है। हम लोग सुनते हैं ना आईटी फील्ड में हूँ, तो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ टेक्नोलॉजी विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। मतलब जब तक इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी तब तक मैं आगे कुछ भी काम प्रोसेस नहीं कर पाऊँगा, परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि इस पूरी फील्ड में जब हम आगे जर्नी करेंगे, आगे सीखेंगे चीज़ों को, तो हमारे लिए एक ही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, एंड दैट इज़ इंफॉर्मेशन। दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रोग्राम, सभी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप इनपुट डेटा को प्रोसेस करो और फाइनली वी कैन जनरेट सम सेट ऑफ आउटपुट। अब वो आउटपुट फर्दर क्या रोल प्ले करेगा, कैसे काम करेगा, वो सब कुछ हम लोग टाइमली समझेंगे। आज आपको क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि ये जो प्रोग्रामिंग हम किसी लैंग्वेज में करते हैं तो सारे काम लैंग्वेज नहीं करती। लैंग्वेजेस का मोटिव क्या है कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाएँ। समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है आपको कि हमें हार्डवेयर को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना है, जिससे कि हम प्रोग्रामिंग पावर के हिसाब से, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी पावर है। ये बहस लैंग्वेजेस के बीच में हो सकती है कि कौन सी लैंग्वेज किस काम को कितना फास्ट करती है या किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है, ये बात का विषय। हम जब लैंग्वेज की स्टडी करेंगे तो हर लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स से अपना उसका कुछ स्ट्रॉन्ग पावर है, कोई यूनिक एरिया है। वो सब आगे जब पढ़ेंगे हम तो क्लैरिटी आएगी साथ में हमारे पास। क्लियर है दोस्तों? अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्यों है, क्यों हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, आज हम क्यों अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर का फ़ायदा है, मेन ये सारे पॉइंट आपके सामने आप सब देख सकते हैं इजीली। मेन जो बात होती है, तो स्पीड एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आज मैं प्रोग्रामिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मैनुअली जब मैं काफ़ी सारे रजिस्टर्स में काम करता था तो एक छोटी सी रिपोर्ट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मुझे 2-2 दिन 4-4 दिन तक काफ़ी लोगों को एंगेज करना पड़ता था। और अब एक बटन के थ्रू मैं रिजल्ट्स को जनरेट कर सकता हूँ। तो हाई स्पीड एक अट्रैक्शन है प्रोग्रामिंग करने का कि हम अपने काम को, अपनी डे टू डे की प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से, तेज़ी से कर सकते हैं, एक्यूरेट वे में कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अरे आज मैं अगर मैथमेटिक्स करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा दे दिया मल्टीप्लाई के लिए, अभी तो मैंने बड़ी आसानी से कर लिया, तो 20 + 30 कोई बता देगा बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स से। लेकिन जब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया और बोल दिया मल्टीप्लाई करो, तो मैनुअली सब कुछ इतना इजी, इतना आसान नहीं है। और ये तो एक इंस्ट्रक्शन है, ऐसी हज़ारों लाखों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ प्रोसेस करना है, करोड़ों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ प्रोसेस करना है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो कंप्यूटर के साथ में फ़ायदा है कि वी कैन परफॉर्म ईच एंड एवरी ऑपरेशन इन अ मोर एक्यूरेट वे। कॉन्फिडेंट होंगे हम कि ये सब कुछ सही होगा, एक्यूरेट होगा, अगर मैंने वो ऑपरेशन प्रॉपरली डिफाइन किया है, वो इंस्ट्रक्शन मैंने प्रॉपर लिखी है। तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी याद है, मैं और आप अपनी मेमोरी में कितना स्टोर कर लेंगे, रजिस्टर्स में भी लिख के कितना रख लोगे डेटा। कई अलमारियों का डेटा जो है वो छोटी सी एक पेन ड्राइव में स्टोर हो जाता है, छोटी सी चिप में स्टोर हो जाता है। ये आप भी समझते हैं इस बात को, क्योंकि अब जब जिस एज में हम लोग बड़े हो रहे हैं, ये तो एज ही इनोवेटिव एज है, कंप्यूटर का एज है पूरा। हम लोग आईटी को मतलब समझते नहीं, अब जीते हैं उस फील्ड में, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी है, बाकी तो सब फैक्टर हैं कि ऑटोमेशन है, रिडक्शन कॉस्ट का है, पेपर वर्क का रिडक्शन है, लेबर मतलब मैनुअली जो लेबर आपको लगती थी किसी काम को प्रोसेस करने में, वो सारे एडवांटेज आपको इसके साथ में दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका लेना नहीं चाहता हूँ। हाँ, दूसरी बात डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्यूटर के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं, वो कोई डिसीजन नहीं लेगा, जो भी कुछ करना है वो आपको करना है एज ए प्रोग्रामर।
जब आप कोई इंस्ट्रक्शन दोगे, जब कोई कमांड दोगे, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आपको लॉजिक लगाओगे, कंप्यूटर उसके बेस पर डिसीजन मेकिंग कर लेगा। लेकिन कंप्यूटर के इंटेलिजेंस की बात करेंगे अपन तो दैट इज़ जीरो। आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठा है वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। मतलब कंप्यूटर इज़ नॉट अ मैजिक मशीन, द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर इज़ द मैजिशियन। मतलब आप मैजिशियन हैं, आप में जादू है। आप कोई चीज़ जब लॉजिक लगाओगे, कॉन्सेप्ट दोगे, तो कंप्यूटर अपने डिवाइस के थ्रू उन काम को ज़्यादा एक्यूरेसी से, ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी के साथ उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। ये उसका फ़ायदा है दोस्तों। दूसरी बात क्या हो गया, सारे इंस्ट्रक्शन मुझे कंप्यूटर को देना ही पड़ती है। कंप्यूटर अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। जो हमने बात की ना कि जीरो इंटेलिजेंस वाली बात है, तो वो इसका डिसएडवांटेज है। मतलब ये डिसएडवांटेज की बात हमारे लिए इसलिए मायने नहीं रखती है क्योंकि हम तो प्रोग्रामिंग कर ही इसलिए रहे ताकि हम कंप्यूटर को टाइमली अलग अलग लैंग्वेजेस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे पाएँ। आज हम किसी लैंग्वेज को शुरू करने जा रहे हैं, उसको जब हम सीखेंगे तो एवरी डे वी कैन गिव वन न्यू कमांड, न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। तो लैंग्वेजेस के माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं एंड देन कंप्यूटर विल परफॉर्म द सेट ऑफ ऑपरेशंस बेस्ड ऑन योर कमांड, योर इंस्ट्रक्शन। ये एक बेसिक तरीका होता है कहीं भी काम करने का। दोस्तों ये एक सिंपल अप्रोच थी, ड्रॉबैक था। इसके अलावा आपने नोटिस किया कंप्यूटर में उसके ब्रेकअप को भी आप जानते होंगे कि कंप्यूटर को हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये भी एक तरीका है कि अगर कंप्यूटर को डिफाइन करने जाएंगे हम, तो कंप्यूटर तो मशीन है, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर को मैं कंप्यूटर नहीं बोलता हूँ, साथ में मुझे किसकी नीड होती है, सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम कैसा बताते हैं, कंप्यूटर। क्योंकि सिर्फ हार्डवेयर सब कुछ नहीं है। आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में कॉन्सेप्ट सुना होगा, आपको याद होगा, हर एरिया में, मतलब जिस लोकेलिटी को भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ आपने नोटिस किया होगा कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सामाजिक रूप से हम लोग इतना स्वीकार नहीं कर पाते, या बोलते हैं ना कि हर कॉलोनी में एक थोड़ा अलग टाइप का व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं माना जाता सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए। तो आप नोटिस करते हो कि उस व्यक्ति में सारा हार्डवेयर कंप्लीट है, एक पार्ट जो मिसिंग होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, ब्रेन। हो सकता है उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है, तो वो हमें लगता है कि शायद सोसाइटी में किसी भी रोल में वो उतने फिट नहीं होते हैं। उनके लिए अलग अलग तरीके होते हैं उनको मतलब मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हार्डवेयर सब कुछ नहीं है। अगर एक सॉफ्टवेयर, मान लिया आपके हमारे पास से ब्रेन हटिया है, बाकी हमारे सारे हार्डवेयर अगर कंप्लीट हैं तो भी वो कुछ काम कर पाएंगे क्या दोस्तों? तो ब्रेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए ह्यूमन बॉडी। अगर ब्रेन नहीं होगा तो मैं बाकी जो पार्ट्स हैं, जितने फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, इनको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, इनको यूटिलाइज नहीं कर पाऊँगा। वही स्थिति कंप्यूटर के साथ भी आती है कि सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, उसके साथ में सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। उस मिनिमम रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ओएस, हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो टर्म मिल के कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाती है दोस्तों। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर से देख के कंप्यूटर नहीं कि हार्डवेयर आपने लैपटॉप खरीद लिया, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना चला के दिखाओ। अब मना कर दो मुझे विंडोज़ की नीड नहीं है, यूनिक्स की नहीं है, लिनक्स की नहीं है, क्लियर, मैक के लिए जो है आईओएस एनवायरनमेंट की नीड नहीं है आपको। तो ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, कमांड करने के लिए वी नीड सम सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। इसलिए इस बात को हम समझ रहे हैं। यहाँ पर हार्डवेयर सारे वो कंपोनेंट हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो। दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट्स। ये सब कुछ हार्डवेयर है। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में होते हैं ना, हाथ हैं, क्लियर, मतलब हैंड्स हैं, आईज़ हैं, माउथ है, क्लियर, ब्रेन है। ब्रेन को हालांकि हम लोग ट्रीट करते हैं कि इट विल वर्क एज ए सॉफ्टवेयर, सब कुछ कंट्रोल करता है वो। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये एक ज़रूरी सॉफ्टवेयर मतलब क्या हो गया? बेसिकली प्रोग्रामिंग पार्ट। सॉफ्टवेयर जिसको बोलेंगे हम, वो कौन सा पार्ट हो गया है? प्रोग्रामिंग पार्ट, ब्रेन वाले पार्ट को बोलेंगे हम।
अब सॉफ्टवेयर भी नॉर्मल केस में दो तरह के होते हैं, क्योंकि हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हर लैंग्वेज का जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन है वो अलग अलग होगा। C++ कोड को अलग तरीके से एग्जीक्यूट करती है, जावा कोड को अलग तरीके से एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि उसके साथ में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला फीचर है। पाइथन कोड को अलग तरीके से एग्जीक्यूट करती है, वहाँ पर भी आपको पोर्टेबिलिटी वाली बात मिलेगी, वहाँ पर भी आपको बाइट कोड वाला ट्रांसलेशन मिलेगा। तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये कॉमन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर टर्म भी आती है, असेंबलर, लिंकर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरप्रेटर, ये बड़ी कॉमन टर्म है। आप जावा की प्रोग्रामिंग में भी नोटिस करेंगे, पाइथन की प्रोग्रामिंग में भी नोटिस करेंगे, विजुअल बेसिक में भी नोटिस करेंगे। तो इंटरप्रेटर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपना अपना रोल होता है, कौन सी लैंग्वेज किस सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ करेगी, ये सब आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हम लैंग्वेज स्पेसिफिक बात करेंगे। फिर अभी हमें इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर्स जो भी कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जो मशीन की एक्टिविटीज़ को, लैंग्वेज की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है OS। बाकी होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, चाहे वो कंपाइलर हो, असेंबलर हो, लिंकर, लोडर, इंटरप्रेटर हो, क्योंकि दुनिया की कोई ना कोई लैंग्वेज कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड में, अपने एग्जीक्यूशन में इन सॉफ्टवेयर का रोल अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करती है। वो सब मैंने बताया आपको कि हम जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उस बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो होगा जो, जैसे गेम अगर आप खेल रहे हो, या कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सामने, या फिर लाइब्रेरी है, स्कूल मैनेजमेंट है, MS वर्ड है, ये दुनिया के टेली अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर है। दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 80% 85% से बड़ा मार्केट जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। मतलब आप और हम डिग्री कोई भी करते हो, जब हम IT में जॉब करने जाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स का जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या उससे रिलेटेड यूटिलिटीज़ में, डेटा प्रोसेसिंग में, रिपोर्टिंग में, इन तरफ ही आएगा। और 15% काम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा हार्डवेयर बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड या डिवाइस बेस्ड जब काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो दोस्तों ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज के इस लेक्चर के लिए ज़रूरी थे कि हम किसी भी लैंग्वेज में अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हूँ। आज सपोज़ हम C++ से आगे बढ़ें, पाइथन से आगे बढ़ें, जावा से आगे बढ़ें, हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि कंप्यूटर का रोल प्रोग्रामिंग के लिए क्या है। और अभी आपको समझ में भी आ गया होगा कि जब हमने डिस्कस किया था कि कोई भी लैंग्वेज में जब हम कोड लिखेंगे तो सारी लैंग्वेज यही करती है कि आपसे इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर कोई आउटपुट जनरेट करती है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आ गया। मतलब आगे अब हम किसी भी लैंग्वेज में जाएं, आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट है, मेरा जो पावर है, मैं जो करने जा रहा हूँ आगे क्या करूँगा। जब मैं किसी लैंग्वेज को सीखूँगा तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं कंप्यूटर को, उसके हार्डवेयर को, उसके कंपोनेंट्स को ज़्यादा बेटर वे में यूटिलाइज़ कर पाऊँ, बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर पाऊँ। ये मेरा ड्रीम होगा उस लैंग्वेज के थ्रू आगे कंप्यूटर को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करने के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप याद से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।